सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे कैसे गिरफ्त में आया और अब उसे अपराधों की सजा कैसे मिलेगी, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। आखिरकार कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे नाटकीय ढंग से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। वो यूपी से उज्जैन तक कैसे पहुंचा, उसकी गेम प्लान क्या था और यूपी पुलिस की साख पर जो सवाल उठे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी। यूपी पुलिस गैंगस्टर और उसके गुर्गों को अपराधों की सजा कैसे दिलवाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज के शो में तलाशने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले हफ्ते 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था, तभी वहां के सुरक्षा गार्ड ने उसे पहचान लिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे दबोच लिया। कानपुर के चौबेपुर में वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ विकास पुलिस की जबरदस्त दबिश के बाद भी मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया। ये बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार विकास की गिरफ्तारी पर पुलिस की पीठ थपथपा रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार विकास दुबे नाटकीय अंदाज में पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि वो फरीदाबाद के एक होटल में रुका था। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। लेकिन गुरुवार सुबह अचानक उज्जैन पहुंच गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि विकास दुबे फुल प्रूफ योजना के साथ महाकाल मंदिर में गया था और खुद ही लोकल मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिखा और मीडिया के सामने चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। सामने के शॉपकीपर थे, उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे। महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने VIP दर्शन के लिए टिकट काउंटर से 250 रुपए की पर्ची कटवाई और जानबूझकर पर्ची पर अपना नाम विकास दुबे लिखवाया। इसके बाद वो मंदिर के गेट पर पर्ची दिखाकर दाखिल हुआ। इस दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। फिर पुलिस की टीम ने मंदिर के अंदर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी, तो वहाँ उसने भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। विकास सुबह करीब 7 बजे ही महाकाल मंदिर पहुंच गया था और मंदिर के पीछे के गेट से महाकाल के दर्शन की कोशिश कर रहा था। शक होने पर मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने उसे अपने घेरे में ले लिया। ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने CCTV में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती थी कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आया शख्स वाकई में विकास दुबे ही है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली,
उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। विकास की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। इस मुद्दे पर उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात की। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे अब यूपी एसटीएफ की कस्टडी में है। उस पर कानपुर में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या का आरोप है। देखना ये होगा कि पुलिस और कानून को उसके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगता है। इससे पहले बुधवार को विकास का करीबी अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पिछले 7 दिनों में कानपुर पुलिस हत्याकांड में शामिल विकास गैंग के 5 अपराधी मारे जा चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मारे जाने का डर था और इसीलिए उसने सरेंडर करने की अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग को उज्जैन के महाकाल मंदिर में अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो कानपुर शूट आउट के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। एक ओर पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे फिक्स सरेंडर बता रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी है कि जिस मोस्ट वांटेड मुजरिम को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, आखिर वो कानपुर से करीब 1250 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए फरीदाबाद होते हुए उज्जैन कैसे पहुंच गया। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। प्रियंका गांधी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी के तरीके पर सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उन्होंने विकास दुबे के मददगारों को बेनकाब करने के लिए मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की। सियासी बयानबाजी के बीच एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अपराधी, नेता और पुलिस गठजोड़ की कड़ी तोड़ने की जरूरत है, तभी विकास दुबे जैसे अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। ये जरूरी है कि उससे बृहद पूछताछ अब की जाए और तत्परता के साथ कि जो पुलिस अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने भी विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इतने सुनियोजित ढंग से उसका आत्मसमर्पण हो गया कि अभी 12 घंटे पहले वो फरीदाबाद में था और 12 घंटे में महाकाल के दरवाजे में पहुंच गया और जो पुलिस अरेस्ट करने गई है वो मीडिया को साथ लेके गई है। ऐसे एनकाउंटर कितने देखे आपने और ऐसे अरेस्ट आपने कितने देखे? विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस के सैकड़ों जवान और अफसर देश के कई राज्यों में खाक छान रहे थे, लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में जितने आराम से उसकी गिरफ्तारी हुई वो कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद वो 6 दिन तक हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसने कानपुर से फरीदाबाद और फिर उज्जैन पहुंचने के लिए उसने करीब 1250 किलोमीटर का सफर बाइक, ट्रक, कार और ऑटो से तय किया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। ऐसे में सवाल ये है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर किसी को विकास दुबे के मूवमेंट की भनक क्यों नहीं लगी?
5 लाख का इनामी गैंगस्टर चौतरफा चौकसी और कड़े पहरे के बावजूद उज्जैन कैसे पहुंच गया? आखिर वो कौन था जो विकास की मदद कर रहा था? इन सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है, नहीं तो विकास दुबे और उसके जैसे रसूखदार अपराधी कानून के चंगुल में फंसकर भी आसानी से बच निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जिस तरीके से विकास दुबे का नाटकीय तरीके से पकड़ा जाना है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यह एक फिक्स्ड सरेंडर था। महाकाल मंदिर में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस सारे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि पुलिस ने विकास को नहीं पकड़ा, बल्कि विकास ने खुद पुलिस को सामने आके अपने को पेश किया। और अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो जाहिर सी बात है कि विकास ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। अब इस प्लानिंग में कोई विकास की मदद कर रहा था या विकास स्वयं की मदद कर रहा था, आज इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, हमारे संवाददाता अमरीश आनंद के पास। अमरीश, महाकाल मंदिर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, देश के लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कैसे 4 राज्यों की पुलिस को धता बताते हुए विकास दुबे उज्जैन में दाखिल हुआ, सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, पर्ची कटवा ली, मंदिर के पिछले दरवाजे से मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं अमरीश। जी सर, देखिए, जो विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस जवानों को शहीद किया था, शायद वो इस आस में उज्जैन आया था कि एक कहावत है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो शायद इसी को देखते हुए वो महाकाल के दरबार में पहुंचा था। लेकिन चूंकि महाकाल जो हैं वो किसी को भी अहित नहीं करते हैं, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा जरूर देते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो वहां का गोपाल, एक जो सुरक्षाकर्मी है, उसने उसको पहचाना और पहचानने के बाद जब उसने उससे पूछताछ करी तो उसने कुछ हाथापाई करने की भी कोशिश करी। लेकिन उसके बाद जो चौकी पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उनको सूचना दी गई और तत्काल ही जो है उसको गैंगस्टर को पकड़ा गया, विकास दुबे को। इसके साथ ही पकड़ते के साथ उसको, हालांकि वो जब इस बात के लिए उसने खुद भी कहा कि मैं विकास हूं, मैं कानपुर वाला विकास हूं, और उसके बाद पुलिस के साथ भी उसने पूरी तरीके से, पुलिस ने जब उसको अपने हिरासत में लिया, उसको हिरासत में लेने के बाद एक गुप्त स्थान यानी कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि महू नाके पर बना है, वहां पर लेकर गए और वहां पे लगातार उससे 2-3 घंटे तक पूछताछ करी। हालांकि कोई भी पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पूछताछ क्यों की गई। और लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद और 10 घंटे की पूरी जानकारी के बाद उसको एसटीएफ यूपी को सौंप दिया गया और एसटीएफ यूपी जो पुलिस है वो यहां से लेकर उसको कानपुर के लिए रवाना हो गई। और इस बीच जो है इंदौर का जो कोर्ट है उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी सुनवाई की गई। हालांकि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ये जानकारी लग रही थी कि वो वहां पर कोर्ट में पहुंचेगा, लेकिन चूंकि कोर्ट में नहीं पहुंचा। हालांकि यहां पर कोर्ट के अंदर जो वकील थे वो भी बहुत विरोध में थे कि ऐसे गैंगस्टर को मार देना चाहिए। इसी को शायद मद्देनजर रखते हुए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पूरी सुनवाई की गई थी। अमरीश, चर्चा है कि एक वकील और एक शराब कंपनी में काम करने वाला मैनेजर विकास दुबे के साथ थे। ये कौन लोग थे? ब्रेजा गाड़ी वहां पकड़ी गई है, कोई मनोज यादव हैं एडवोकेट जो विकास दुबे को असिस्ट कर रहे थे। तो ये ब्रेजा गाड़ी किसके नाम पर है? गाड़ी कहाँ से आई? विकास दुबे उस गाड़ी में बैठ के आया या ये लोग उसको लेकर आए? ये पूरी कहानी क्या है? जी सर, देखिए, जब ये विकास दुबे पकड़ा गया था तब ऐसा पुलिस का ये कहना है कि उसके साथ 2 लोग मौजूद थे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जो अन्य फुटेज सामने आए हैं, उसके अनुसार जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया तो वो अकेला ही वहां पर मौजूद था। हालांकि
जो 2 वकील जो हैं वो उत्तर प्रदेश के वकील बताए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी जो है वो संदिग्ध रूप से पाई गई थी। जब जो जांच की गई तो उन वकीलों से जब पूछताछ की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं, उनका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर अभी तक उनको अपने पास में रखा हुआ है और लगातार उनसे जांच भी की जा रही है। यहाँ सबसे एक अहम बात यह भी है कि वो जो उज्जैन के अंदर, जब वो कल रात यहाँ पर उज्जैन के अंदर पहुंचा था तो उसका यहाँ पर जो शराब का एक कारोबारी है और उसका मैनेजर है, बताया जाता है कि उनकी कोई गहरी दोस्ती थी जो उत्तर प्रदेश से चली आ रही थी। वो उस दोस्ती के नाते उसने रात भर उसको वहां पर रखा और सुबह वो दर्शन करने के लिए आया और वो 9 बजे पकड़ा गया। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो पुलिस है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। चूंकि पुलिस अभी कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और उसके अंदर ये खुलासा भी करेगी कि आखिर इनसे इनके क्या संबंध थे और यहाँ पर जिस तरीके से 2 वकील आए थे, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो महाकाल के दर्शन करने आए थे, लेकिन उनको भी संदिग्ध की भूमिका में यहाँ पर रखा गया है। किसी भी प्रकार से पुलिस जो है, मध्य प्रदेश पुलिस की बात की जाए, वो किसी भी प्रकार से कोई कोताही बरतने को नहीं तैयार है, क्योंकि कुछ ना कुछ सुराग जो है, अगर एक छोटा सा भी सुराग लगता है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अमरीश, आप ताजा जानकारी लेते रहिए। खबर यह भी आ रही थी कि विकास दुबे को चार्टर्ड प्लेन से लाया जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि विकास दुबे को बाई रोड लेके लखनऊ कानपुर पुलिस कानपुर पहुंचने वाली है। फाइनल खबर क्या है? वो चार्टर्ड प्लेन से उज्जैन से ले जाया गया है उसे कानपुर या लखनऊ, या बाई रोड लेके लोग निकले हैं? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये एक्चुअल यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार हम अधिकारियों से संपर्क में हैं। एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, जो सान्याल मैडम है यहाँ पर, उनसे लगातार संपर्क में और सुबह से उनसे संपर्क में है। हालांकि उन लोग वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जवान में ये जरूर कहा जा रहा है कि सुरक्षा दृष्टि के चलते ये नहीं बताया जाएगा कि जो गैंगस्टर विकास दुबे उसको कैसे ले जाया जाएगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उसको बाय रोड यहाँ से नरवर होते हुए ले जाया जा रहा है। और जो चार्टर प्लेन जो है वो आया जरूर था, लेकिन वो खाली जाने की संभावना है उसकी, क्योंकि ये कोई भी अधिकारी है वो इस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। उनका कहना है ये सुरक्षा दृष्टि का सवाल है और उसको भी खतरा है, इसलिए यह बात जो मीडिया तक लाने के लिए वो लोग इस बात को सामने नहीं ला रहे हैं। ओके अमरीश, आप और ताजा जानकारी लेते रहिए। अगर आपके पास ताजा जानकारी रहेगी तो हम जरूर आपके पास वापस लौटेंगे। विकास दुबे 71 मामलों में वांटेड होने के बाद न तो टॉप 10 में आया, न तो जिले लेवल की अपराधियों की सूची में आया, प्रदेश लेवल के अपराधियों की सूची में आया, और खुलेआम घूमता रहा। और उसका हौसला इतना बढ़ा कि जिस वर्दी को देख के अपराधियों के पांव कांपने लगते हैं, उसने वर्दी वालों को ही गिरा डाला, मार डाला। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही सही किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ही सरकार में उसको 2 बार पकड़ा गया। हमारा आज तक जो उससे केस लगे हैं वो किसकी सरकार में लगे हैं, ये सबको मालूम है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी पत्नी भी समाजवादी पार्टी की नेता है। वो लोग समाजवादी पार्टी की सदस्य लिए और उन्होंने ही विकास किया है। और सबसे बड़े जब से हमारी सरकार आई है तब से उसको 2 बार पकड़ लिया गया। उसके दबिश भी हमारी ही सरकार ने डाली है, किसी और ने नहीं डाली है। आज ये कांड हुआ वो भी इसलिए कि आदित्य योगी नाथ जी जो है मुख्यमंत्री, वो तो ना अपराधियों को बख्शते नहीं है, क्योंकि अपराधी या तो प्रदेश के बाहर हो या जेल के अंदर हो, ये सबने देखा है। आज कानून अनीता जी, ये इस बात से मैं भी सहमत हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को बख्शते नहीं हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और काफी लंबे अरसे से जानता हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को तमाम अपराधियों के बारे में, भ्रष्टाचार के कुछ तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, मुख्यमंत्री को सही सूचना नहीं दी जा रही है, जिस कारण मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं गुमराह हैं और उनको सही तथ्य और सही फैक्ट समय पर न तो बताया जा रहा है और न तो उसके बारे में उनको ठीक से समय समय पर जानकारी दी जा रही है? ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी को सारी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी को सब पता है। और सबसे बड़ी बात है, ये आज जो इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है वो हमारे ही रिजीम में हो रही है। और हमारे आज देखिए कितनी जल्दी कोई भी अपराधी हो वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। ये इनकी देरी इसलिए हुई है, उसका मेन कारण मैं आपको बता दूं देरी क्यों हुई है कि कोरोना के कारण काफी लोग मास्क पहने रहते हैं, जिससे कि शक्ल पहचानने में नहीं आती है। इस समय को अपराधियों के लिए सबसे बड़ा
ये वरदान हो गया है कोरोना, ताकि केवल एक आंखें दिखती है, बाकी सारा ढका रहता है। इस वजह से थोड़ी ये देरी हो गई है, जो समझ में आ। बाकी अपराधी जो भी है 24 घंटे के अगर पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होती है और तुरंत FIR। अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, सीधे चलते हैं राजकुमार भाटी जी के पास। राजकुमार जी, अनीता जी साफ साफ कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने विकास का विकास किया है, उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के दौरान ही उसका सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकास हुआ है। वो समाजवादी बुलेटिन की रसीद है, जो समाजवादी बुलेटिन एक पत्रिका निकलती है जो कि लोहिया ट्रस्ट की संपत्ति है। नंबर 1 बात। नंबर 2, वो रसीद विकास दुबे के नाम से नहीं है, विकास दुबे की पत्नी की है। कोई व्यक्ति अगर अपराधी है उसकी पत्नी के अपराधी को जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ये इतिहास में क्या हुआ 7 साल पहले, 8 साल पहले, किसकी रसीद कटी, किसकी रसीद छपी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्या हुआ, इस पे आप नजर डालिए। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में शिकायत की जाती है को विकास दुबे चलाता, जिसके खिलाफ 70 मुकदमे दर्ज हैं। वो टॉप 10 की सूची में भी नहीं आता है, उसके ऊपर कोई इनाम भी घोषित नहीं किया जाता है। जेब कतरों को, उठाई गिरों को पुलिस पकड़ पकड़ के गोली मार रही है, लेकिन 70 मुकदमे जिसके खिलाफ हैं उस विकास दुबे को सत्ता का संरक्षण मिलता है। वो कानून मंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है। SSP जो वहां के होते हैं अनंत देव तिवारी, वो विकास दुबे के लिए काम करते हैं, ना कि आम आदमी के लिए। अगर विकास दुबे के खिलाफ शिकायत जाती है थाने में, तो थाने के SO जो विनय कुमार तिवारी हैं, वो विकास दुबे को फोन करके सूचना देते हैं, पहले उनकी परमिशन लेते हैं, तब FIR दर्ज होती है, तब कार्रवाई होती है। अगर एक ईमानदार CO पुलिस का CO जो है कोशिश करता है विकास के घर पर दबिश डाली जाए, तो उसी थाने का SO फोन करके विकास दुबे को सूचना देता है कि पुलिस आ रही है, और ये भी कहता है कि आज काम राजकुमार जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सीधे जुड़ते हैं महेंद्र मोदी जी के पास। सर, आप ये बताएं कि जिस तरीके से कानपुर में ये घटना हुई, इस घटना की अगर समीक्षा किया जाए और आज विकास दुबे के सरेंडर की समीक्षा किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस जिस तरीके से फेल हुई है कानपुर में, एक तो विकास दुबे ने अपना सरेंडर स्वयं किया है, ये फिक्स्ड सरेंडर था। कोई भी इस पूरे घटनाक्रम को समझेगा, जानेगा तो इसे फिक्स्ड सरेंडर ही मानेगा। दूसरा सवाल मेरा है कि अगर विकास दुबे एक के बाद एक घटनाएं करता रहा और धीरे धीरे 70-71 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो गए, तो विकास दुबे की बेल कैंसिल क्यों नहीं हुई? और पुलिस ने, सबसे बड़ा गंभीर सवाल है, पुलिस ने इसे अदालत के सामने रखा क्यों नहीं? दो पार्ट में समझिए। पहली बात है जो पुलिस कर्मियों के शहीद होने के पहले की घटना जी, और दूसरा शहीद होने के बाद जो पुलिस की तत्परता से कार्यवाही। दूसरी बात जो है, पुलिस की तत्परता से कार्यवाही मानी जानी चाहिए। जो अच्छे काम हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। अच्छा काम क्या हुआ कि पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में लगातार दबाव बनाया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के कारण वह बाध्य हुआ सरेंडर करने को, क्योंकि उसे लगा कि अब हम भी मारे जा सकते हैं, हमारे 5 साथी मारे जा चुके हैं, तो बेहतर यही है कि गिरफ्तार हो जाओ, पुलिस के हाथों में आ जाओ। अगर उसकी मंशा होती कि नहीं, हमें पुलिस के पास कहना है नहीं जी हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो ऐसे खूंखार लोग होते नहीं हैं। तो पुलिस जहां अच्छा काम करती है उसकी सराहना होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देते हैं। लेकिन उसके पहले की जो घटना है जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसके पहले की घटना जो स्थानीय पुलिस की 2 साल, कम से कम 2 साल की कार्यवाही, वो वास्तव में प्रश्न चिन्ह लगाने लायक है। और वास्तव में इसीलिए थाने के सारे लोग जो लाइन हाजिर हुए हैं वो वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, और ऐसे कि वो अपराधियों से जरूर मिले हुए थे, तभी तो उनको जेल भेजा गया है, तभी तो उन्हें निलंबित किया गया है। बिल्कुल। अभयानंद जी के साथ हमारी लाइन अब ठीक हो गई है, सीधे चलते हैं अभयानंद सर के पास। सर, आप ये बताएं कि इसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाकर, कम से कम हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, कम से कम फांसी के तख्ते तक इस अपराधी को पहुंचाने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? पुलिस को कैसे
स्पीडी ट्रायल की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने बिहार में तमाम अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करके और जो है फोरेंसिक और सर्कमटेंशियल एविडेंस के जरिए भी सजा दिलवाई है। एमएलसी के बेटे राकी यादव का केस आज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि सर्कमटेंशियल और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर राकी यादव को सजा हुई। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्योंकि मैं तमाम चीज़ें आज खंगालने की कोशिश कर रहा था। यूपी में मुझे एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें गवाह के मुकरने के बाद सर्कमटेंशियल और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर सजा दी गई हो। दूसरी बात कि जिस राज्य मंत्री को दिन दहाड़े थाने में विकास दुबे ने मारा था, उस केस में ये सिर्फ इसलिए छूट गया कि इसके खिलाफ सारे गवाह मुकर गए। कैसे इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सकता है सर? पुलिस कैसे इस काम को करे? उपेंद्र जी, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वहाँ जो यूपी में घटना हुई उसकी विशिष्ट जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा हुआ है बिहार की काफ़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में जी, वो ये है कि हम लोग की एक आदत सी बन गई है, ट्रेडिशनली बयान के आधार पर हम लोग अनुसंधान करते हैं। हम लोग की आदत हो गई है और ये एक ट्रेडिशन है कि बयान को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उस पर ही बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा है कि ये लोग मुकरते हैं, पुलिस सिग्नेचर नहीं ले सकती है, गवाह मुकर जाता है, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो इसके बदले हमने ट्राई किया था कंप्लीटली फॉरेंसिक एविडेंस का, 100% फॉरेंसिक, और ये पॉसिबल है। अगर माइंड अप्लाई किया जाए तो पॉसिबल है। हमने कई केसेस में करा के देखा है। नॉट अ सिंगल आई विटनेस, नॉट अ सिंगल विटनेस एक्सेप्ट परहैप्स द आईओ एंड द डॉक्टर, एंड उसके बावजूद भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। तो ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी डन। ट्रायल की जहाँ तक बात है, कोई अलग से स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन पुलिस अगर ट्रायल के दौरान गवाहों को लाने में, गवाहों के साथ रहने में, गवाही कराने में, एग्जिबिट्स को लाने में अपनी तत्परता अगर दिखाए तो टाइम टेकन ड्यूरिंग द ट्रायल ये ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड होता है। और एग्जैक्टली यही था जिसको हमने स्पीडी ट्रायल करके एक, आई वुड से इट वाज अ जार्गन, हालांकि ये वर्ड रूलिंग्स में आया है, लेकिन कोई प्रोसेस अलग इसका होता नहीं है। आप पुलिस की जो तत्परता है ट्रायल के दौरान जो होनी चाहिए वो थोड़ी नहीं होती है। अनुसंधान के दौरान होती है, गिरफ्तारी के दौरान होती है, लेकिन ट्रायल के दौरान नहीं होती है। आपने शुरुआत में कही एक बात बेल कैंसिलेशन की, वो भी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इसको हमने ट्राई किया जब अपने स्टेट में, तो ये इतना बेहद बढ़िया रिजल्ट देता है। इट्स एकदम क्रिमिनल्स के दिलो दिमाग में एक भय छा जाता है कि जो जमानत मिला था वो भी कैंसिल हो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं लॉ में, कोई लॉ के बाहर तो बात हो नहीं रही है। बिल्कुल। शहाबुद्दीन के मैटर में सर आपने देखा होगा कि अगर मीडिया ने टेकअप नहीं किया होता और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को टेकअप नहीं किया होता तो शहाबुद्दीन भी गवाहों के मुकरने के आधार पर जेल से निकल चुके थे और दोबारा उनको वापस जेल भेजा सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। हालांकि आपने अपने कार्यकाल में इन तमाम चीज़ों को देखा है और हम सब इसके साक्षी रहे हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में। सीधे चल रहे हैं चीफ जस्टिस राकेश तिवारी साहब के पास। सर, अदालतें जिस तरीके से सच जानते हुए भी विवश होती हैं फैक्ट, तथ्य और एविडेंस के आधार पर, लेकिन फिर भी जजेस के पास इतना डिस्क्रिशन होता है, उनकी जो थर्ड आई होती है किसी भी मुद्दे को पलटने की क्षमता रखती है। मैंने तमाम अदालती कार्रवाइयों में देखा है कि तमाम जज साहब लोग ऐसे लगता है जैसे नौकरी करने आ रहे हैं। न्याय करने के लिए बहुत कम लोगों को पीड़ा में मैंने देखा है, बहुत कम लोगों के अंदर जिजीविसा देखी है कि जब वो जज बनकर कुर्सी पर बैठते हैं तो सिर्फ
शनिदेव की तरह न्याय करते हैं। ये न्याय की पीड़ा कब जगेगी सर अपने देश में, क्योंकि अपराधी सबसे ज्यादा लिबर्टी अदालतों से ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? न्याय की प्रक्रिया तो जगी हुई है जी, बात समझने की है सर। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो एविडेंस और गवाहों पर साक्ष्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब जैसे केसेस जिसमें एविडेंस या तो पुलिस की दोस्ती की वजह से खराब हो जाए, नीचे से इन्वेस्टिगेशन ठीक ना हो, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई कमी रह जाए, तब उस समय जज को विवश हो जाना पड़ता है कि क्रिमिनल लॉ बहुत सख्त है कि हम किसी आदमी को जब तक टू द हिल्ट हम प्रूफ गिल्टी नहीं कर देते तब तक उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जहाँ तक बात है, एक कड़ी साक्ष्य की एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलनी चाहिए। अगर बीच में कोई कड़ी, एक थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी टूट जाती है तो फिर उसमें जज के पास डिस्क्रिशन नहीं रह जाता है कि उसको कि अपराधी को वो कह दे कि वो गिल्टी है। इस पर बहुत लॉ है और ये अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है कि हम किसी इनोसेंट व्यक्ति को जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है साक्ष्य के आधार पर, तब तक नहीं कर सकते हैं, उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। अब इस केस में देखिए, ये क्या नाम है, जो अपराधी है वो आपको पकड़ा गया मंदिर के परिसर में, उसका आप लोगों ने सवाल उठाया कि वो सरेंडर था या पुलिस ने पकड़ा था। ये तो आप जब पीछे की साक्ष्य देखें कि किस तरीके से केस चला, किस तरह से उसका पीछा किया गया, 100 से अधिक टीमें लगी रहीं, 10,000 से अधिक पुलिस वाले सिर्फ एक केस में, 8 प्रदेशों की पुलिस लगी रही, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता रहा, तब वो उसको पकड़ पाए उज्जैन में। और वो पकड़ क्या पाए, खुद उसने ही सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, उसने देखा कि उसके 2 साथी मार दिए गए हैं एनकाउंटर में, तो अगर वो सरेंडर भी करेगा तो पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर रखी थी, उसको वो सरेंडर नहीं करने देते। उसने एक ये नायाब तरीका निकाला, एक प्लान बनाया और अपने को डिक्लेयर किया कि मैं विकास दुबे हूँ अपराधी, मैंने ही मारा था, मैं कानपुर का हूँ, विकास दुबे, मैं विकास दुबे हूँ, ये वो चिल्ला रहा था। और पर्ची नाम से कटाई, अपने नाम से कटाई, उसने उसमें भी अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं करी। एक बात तो ये सत्य है कि उसका ये एक तरीके से सरेंडर है। तिवारी सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपका न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहते हुए एक पूरा जीवन आपका बीता है। 2 छोटे सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि जब 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का थाने में मर्डर किया था विकास दुबे ने, मामला चलते चलते अदालत पहुंचा होगा, तो क्या जो जज साहब इसका फैसला कर रहे होंगे, इसको ट्रायल को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या उनके अख्तियार में, उनके अधिकार में इतनी सी बात नहीं थी कि जब मर्डर हुआ होगा तो थाने में कम से कम 10-20 पुलिस वाले रहे होंगे, या पूरा थाना खाली तो नहीं रहा होगा? ऐसे मामलों में आप लोगों के पास तो अधिकार भी होता है कि आप चार्जशीट एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहें, या उसमें और कोई एंगल हो तो उसको भी देखने के लिए कहें। अदालत के पास बहुत पावर होता है। दूसरा सवाल कि इस मामले में क्या इतना कुछ होने के बाद स्पीडी ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सकती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 226 में डिस्क्रिशन जज के पास होता है सिविल साइड में जी, क्रिमिनल साइड में उसका डिस्क्रिशन नहीं होता है। अगर वो जानता भी होता है कि कोई बात सत्य है, लेकिन जब तक उसके सामने प्रूफ ना हो जाए कि यही आदमी, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक जज साहब मार्केट में जा रहे थे और उनके सामने एक आदमी का मर्डर हुआ, और जब उनकी कोर्ट में वो लाया गया तो कोई दूसरा आदमी था जिसने कबूल कर लिया कि उसी ने मर्डर किया हुआ है, और जज साहब जानते थे ये वो आदमी नहीं है, तो क्या जज साहब खुद गवाही में जाते हैं? सवाल ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, हमारे पास एविडेंस क्या होता है। हम सिर्फ एविडेंस और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो हमारे साक्ष्य हैं, जो हमारे विटनेसेस हैं, उनको देख करके ही हम कर सकते हैं।
उसमें क्रिमिनल लॉ में कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है कि हमें मालूम है कि ये अपराधी है तो हम इसको फांसी चढ़ा देंगे चाहे साक्ष्य हो या ना हो। तो सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया तो फिर नहीं हो सकता। और जहां पे पुलिस दोस्त हो, पूरा का पूरा थाना दब गया हो जैसे आपको मालूम हो जी, और उसी थाने में नहीं, उसके तो पुलिस के बहुत सारे दोस्त होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, प्रदेश के बाहर के होंगे, सबने उसकी सहायता करी होगी, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े आदमी होंगे, राजनीतिक पार्टियां होंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कोर्ट के ऊपर ही है कि वो कह दे कि साहब यह गिल्टी है या नहीं गिल्टी। वो उसके सामने जो इन्वेस्टिगेट होकर के आएगा, जो साक्ष्य होगा, उसी पे वो अपना जजमेंट को बेस करेगी। और जहां तक है कि उसकी जल्दी जजमेंट की बात, तो ये बहुत सारे केसेस हैं जहां पर देखिए जल्दी जजमेंट किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं इसी के लिए बनाई गई है कि जजमेंट्स जो अपराधी हैं वो तुरंत उनको दंड मिले, जल्दी से जल्दी दंड मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं। एक और मैंने सुना कि तिवारी सर आपसे एक और सवाल ले रहा हूं। अदालतों में ये बात बड़ी स्पष्ट है, बेल देते वक्त कोई भी जज साहब हों कंडीशन जरूर लगाते हैं। इसके ऊपर 71 मुकदमे हैं और जब पुराने केसेज में इसकी बेल हुई होगी, जाहिर सी बात है, मैंने महेंद्र मोदी साहब से भी ये सवाल लिया था, जब इसकी पुराने केसेज में बेल हुई होगी उनमें भी कंडीशन होगा। उसके बाद भी ये लगातार वारदात करता गया, अखबारों में भी खबरें निकलती हैं, खबरें छपती भी हैं, और जाहिर सी बात है कि अदालत और पुलिस के बीच एक अनकहा रिश्ता भी होता है। क्या कारण रहे होंगे कि इसकी बेल कैंसिल नहीं हुई और ये बार बार जेल नहीं भेजा गया, या इसको किसी केस में सजा नहीं हुई? देखिए, आपके वक्तव्य को थोड़ा संशोधित कर दूं जी। इलाहाबाद वो जज के और पुलिस वालों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है, ना ही अपराधी और पुलिस वालों के बीच में होता है। न्यायिक अगर हम नैतिक तौर से सोचें, पुलिस वालों को अपना काम करना चाहिए, जज साहब को अपना काम करना चाहिए। अब उसके पास 70 से ज़्यादा मुकदमे थे, बेल थी, लेकिन बेल जो है वो पेंडिंग फाइनल डिसीजन है। बेल का अगर बेल की वो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो सरकार के पास ये जरूर पावर है कि वो एक एप्लीकेशन मूव करे, जज के सामने उनके संज्ञान में लाए। जब जज साहब के संज्ञान में या अदालत में के संज्ञान में ही नहीं आएगा तो वो कैसे बेल रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें एक सरकार को ये भी देखना होगा कि जैसे ही कोई ऐसी वारदातें होती हैं या इस तरह के अपराधी बढ़ते हैं और कुछ करते हैं तो उसको तुरंत उन मुकदमों में अदालत के संज्ञान में लाना चाहिए ताकि अदालत सही निर्णय कर दे और उनकी बेल कैंसिल कर दे। बिल्कुल, सीधे चलते हैं हमारे एडिशनल ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी के पास, जो लंबे समय से कानपुर में पत्रकारिता करते रहे हैं। कानपुर में उनका लंबा प्रवास रहा है, कानपुर में हमारे राष्ट्रीय सहारा के वो प्रमुख भी रहे हैं। रमेश जी, ये बताइए कि विकास दुबे की जो पूरी कहानी है, उसके विकास की जो पूरी कहानी है, उसकी जो पटकथा है, वो कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, और उसकी इस यात्रा में किस तरह के लोगों का साथ और आशीर्वाद रहा? उपेंद्र जी, विकास दुबे की कहानी की बात की जाए तो 1991 में विकास दुबे एक छोटा सा गांव का एक गुंडा हुआ करता था। उसके ग्रैंडफादर प्रधान थे और उसके बाद उसने छोटे छोटे क्राइम करना चालू कर दिया। और सबसे बड़ा जो चर्चित में वो आया है 2001 में, जब उसने संतोष शुक्ला जो मंत्री थे उनकी दिन दहाड़े थाने में हत्या कर दी। और थाने में हत्या करने के बाद वो 6 माह बाद जब बसपा सरकार आई, बसपा सरकार के आने के बाद वो हाजिर हुआ, उसकी ज़मानत हुई और ज़मानत के बाद फिर वो जब सज़ा हुई, जो 2001 में उसने मर्डर किया और 2003 में उसको छोड़ दिया गया। बड़ा चर्चित केस था ये पूरे कानपुर का, नहीं मुझे लगता प्रदेश स्तर की निगाहें लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद 2003 में उसको छोड़ दिया गया। अभी तिवारी थे, राकेश तिवारी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, उनके साथ में भी कई जजेज हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। उपेंद्र जी, कई बार मैंने देखा है जजों को कि अगर पुलिस का कोई एसओ अगर कोई भी केस लेके जाता है, अगर कोई गवाह मुकरता है तो जजेज डांट देते हैं कि आप कैसे गवाही दिला रहे हैं, कैसे गवाही झूठी हो रही है। इस तरीके के कई प्रकरण आए, लेकिन विकास दुबे के जितने भी प्रकरण हैं, करीब मुझे लगता है कि 1 दर्जन हत्याएं हैं उसके ऊपर, और सभी केस पेंडिंग हैं, कुछ छूट गए।
लेकिन संतोष शुक्ला के मामले में वो जज साहब जिन्होंने फैसला दिया, उनका रिटायरमेंट होने वाला था 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते से पहले उन्होंने फैसला दे दिया। जितने भी गवाह मुकर रहे थे, जज साहब देख रहे थे, जज साहब कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। उसके बाद 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने फैसला दे दिया और उनको रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद ये चर्चा काफ़ी रही कि जुडिशरी पे सवाल भी उठते रहे और विकास दुबे छूटकर बिल्कुल आवारागर्दी से नेतागिरी करता रहा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, आज मैं पता कर रहा था पुलिसकर्मियों से कि जिन पुलिसकर्मियों ने उसमें गवाही नहीं दी थी, उसके बाद विकास दुबे ने उन पुलिसकर्मियों को प्राइज पोस्टिंग दिलवाई जो उस समय थाने में पोस्टिंग थे और गवाही नहीं दी थी। उससे पुलिस वालों के और हौसले बुलंद हो गए। और जो विनय तिवारी की बात की जा रही है, जिसने इनको मुखबरी की थी, उस विनय तिवारी को भी बताया जाता है विकास दुबे ने पोस्टिंग दिलाई थी। समाजवादी पार्टी आज कई बयान उनके भी मैंने सुने, कांग्रेस के भी सुने, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अगर उदय माना जाता है वो बसपा कार्यकाल में हुआ। बसपा शासन काल में जब इसने पूरी तरह के थानों में पोस्टिंग कराई। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो कानपुर है, कानपुर की बात हो रही है, ये विकास दुबे कानपुर नहीं, ये कानपुर देहात से संबंधित है। कानपुर में 2 जिले हो गए, कानपुर और कानपुर देहात, तो इसका पूरा साम्राज्य कानपुर देहात में था। देहात के सभी थानों में इसका पूरा प्रभाव था और उसी प्रभाव के चलते बसपा शासनकाल में उसने प्रॉपर्टी बनाई, सैकड़ों बीघा प्रॉपर्टी पर इसने कब्जा किया। कानपुर देहात एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रीज हैं। उन फैक्ट्री के मालिकों ने विकास दुबे को आर्थिक सहयोग दिया। उस आर्थिक सहयोग से इसने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई। करीब 30 से 35 गांव ऐसे थे जिस पे इसका सीधा प्रभाव था। उस प्रभाव के चलते कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। ज़मीन जायदाद अगर वहाँ बिकती थी या किसी को दी जाती तो उसमें विकास दुबे के बिना वो ज़मीन जायदाद खरीदनी और बेची नहीं जा सकती थी। तो बसपा कार्यकाल में इसका पूरा प्रभाव बढ़ा। उसमें सबसे ज़्यादा ये इसने जो अपना साम्राज्य बनाया। बाद में समाजवादी पार्टी के भी नेताओं का इसके ऊपर आशीर्वाद रहा, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो 1991 के बाद 2001 से शुरुआत होके और 2014 तक लगातार इसका साम्राज्य फैला। रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त है एक ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं एसपी उज्जैन मनोज कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि विकास दुबे की गिरफ्तारी से जुड़ी क्या जानकारियां वो साझा कर रहे हैं। और देखिए, उस विषय में हम जांच कर रहे हैं। जब भी पुख्ता हमारे पास जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर, एक बड़ा सवाल है, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? सर, एक बड़ा नहीं, देखिए, अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं वो राजेश माली के पास जैसे गया वो उसको पहचाना है। पहचान हमारा ये निवेदन है कि पत्रकार सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक आपका रास्ता देख रहे हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देकर आप यहाँ से जाइएगा, हमारा निवेदन है। देखिए, चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं आप देखिए बहुत विभत्स घटना इसने किया है। इसमें हमारा बात सुनिए। सर, एक सवाल मेरा है कि पूछताछ में कोई पछतावा था उसे अपने अपराधों को लेकर? सर, जो पूछताछ आपने बेसिक की होगी, बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे आम से एक बंदूक, कई ढंग की इसके अपराधे हैं। ऐसे अपराध क्या एक बड़ा सवाल फिर भी उसके आता सर, उज्जैन तो साधुवाद है, गिरफ्तारी की बहुत बड़ा काम किया। एक सवाल फिर भी नैतिक उठता है कि ये गिरफ्तारी है, सरेंडर है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरा घटनाक्रम आपके सामने रखा हूँ कि सुरेश माली को खबर लगी
उसने बताया महाकाल राहुल और धर्मेंद्र को बताया। धर्मेंद्र ने हमारे महाकाल चौकी वाले को बताया। उन लड़कों ने जाकर निर्गम द्वार को उसको घेरा, तत्काल शक होने पे थाने ले गए। उसके बाद हमने यूपी से पूरा कंफर्म किया, लगातार बातचीत किया। अब इसमें किस बात का प्रश्न मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि एसएसपी मनोज कुमार सिंह, मनोज माली ने उसे देखा और जो है पुलिस को सूचना दी। इस बात पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उसने सरेंडर किया या पुलिस ने उसे अपने प्रयासों से गिरफ्तार किया। जाहिर सी बात है कि ये सवाल अभी कुछ दिनों तक अनुत्तरित रहेगा, जब तक विकास दुबे से जुड़े कुछ और तथ्य सामने नहीं आ जाते, कुछ और बातें सामने नहीं आ जाती, या पुलिस ही जब तक इसको साफ शब्दों में स्पष्ट नहीं कर देती। मैं बात अभयानंद जी से करने की कोशिश कर रहा था, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के मर्डर की बात आज बार बार दोहराई जा रही है। दिन दहाड़े डे लाइट मर्डर था। थाने के अंदर विकास दुबे ने 2001 में उनको मार गिराया था, और आज भी संतोष शुक्ला के परिवार वाले विकास दुबे से इतने डरे हुए हैं कि हमारे संवाददाता आज जब विकास दुबे के बारे में जानने के लिए संतोष शुक्ला के बड़े भाई से मिलने गए, तो दहशत का आलम यह है कि आज भी संतोष शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार वाले विकास दुबे के बारे में कुछ भी कहने से डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। मेरा सवाल सर आपसे है कि क्या संतोष शुक्ला की फाइल जो बंद हो चुकी है, दोबारा उसे खोला जा सकता है? कानून में ये प्रोविज़न है और दोबारा से उसकी जांच हो सकती है, या इसके लिए कोर्ट स्वतः संज्ञान ले दे या हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर ऑर्डर कर दे तो खोला जा सकता है, या पुलिस अपने मन से भी इस जांच को रीओपन कर सकती है? क्या प्रोविज़न है सर? पुलिस अपने मन से तो इस स्तर पर नहीं कर सकती है जी, लेकिन समय रहते अगर अपील किया गया रहता राज्य सरकार के द्वारा तो स्थिति कुछ और रहती। फिर भी एक प्रोविजन होता है डिले के कंडोन करने का जी। हालांकि समय बहुत अधिक निकल गया है, डिले बहुत अधिक हो गया है। फिर भी मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इतने बड़े मैटर में जो जिसने पूरे देश को हिला दिया है, आई वुड स्टिल थिंक कि यूपी गवर्नमेंट के लिए इट इज़ वर्थ ए ट्राई। एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन सर्कमस्टेंस बना करके अगर हाईएस्ट कोर्ट में जाया जाए तो आई डोंट से दैट वी स्टैंड ए वेरी गुड चांस, द स्टेट स्टैंड्स ए वेरी गुड चांस, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई। बिल्कुल सर। मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि विकास दुबे के बारे में पुलिस जिस तरीके से हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, कानपुर देहात के एसएसपी से लेकर लगभग सभी थाने विकास दुबे के चंगुल में थे। वो पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल के एसएचओ लेवल की पोस्टिंगें करा रहा था। पुलिस उसे एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि ये वो आदमी है जो अपराधी तो है लेकिन पुलिस वालों की मदद भी करता है, उनकी पोस्टिंग भी कराता है। जब इस तरीके से कोई अपराधी पुलिस वालों के साथ मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसको सहयोग करने लगती है। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर किस तरह की कार्रवाई, आप अगर डीजीपी होते और आपके रहते हुए ये कांड हुआ होता तो आप किस तरह की कार्रवाई करते सर? जो भी पुलिस ऑफिसर हैं इस तरह के काम में संलिप्त हो जाते हैं, उनके विषय में जब मुझे डिसीजन लेना रहता था तो मैं बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिस्क्रिशन है जो उसने एक्सरसाइज किया है या क्रिमिनल कॉनाइवेंस है। तो इतनी क्षमता सीनियर पुलिस ऑफिसर्स में होती है कि वो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर क्रिमिनल कॉनाइवेंस है तो ही इज एज गुड ए क्रिमिनल एज द अदर पर्सन जो क्रिमिनल है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिस्क्रिशन है, इसमें इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। तो इंटेंशन
पर ही नजर रखना पड़ता है। दैट इज हाउ आई यूज टू डिसाइड दिस। बिल्कुल। सीधे चलते हैं महेंद्र मोदी जी के पास। महेंद्र जी, ये बताएं कि इस केस में जल्द से जल्द विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके, पुलिस को किस तरह से अपनी कार्रवाई कंडक्ट करनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल के लिए कैसे कोशिश करनी चाहिए? महेंद्र मोदी जी से हमारा संपर्क समाप्त हो गया। सीधे चलते हैं पूर्व चीफ जस्टिस राकेश तिवारी जी के पास। तिवारी सर, ये बताएं कि इस केस में स्पीडी ट्रायल को जल्द से जल्द कंडक्ट करने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए और अदालत को इस केस को कैसे जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के जरिए इस अपराधी को सजा दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छी तरीके से करना चाहिए, कोई भी उसमें लूप होल ना रहे, अपना काम समयबद्ध तरीके से करें। अदालत में तो प्रोविज़न सीपीसी वगैरह में है कि कैसे ट्रायल चलेगा और समय उसी समय के अनुसार आप समय सारणी के अनुसार चलते रहेंगे तो ये स्पीडी ट्रायल हो जाएगी और अपने कंक्लूजन में शीघ्र अतिशीघ्र आप पहुंच जाएंगे। कोई भी अदालत होगी वो शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचेगी। जी, तो समय की सीमा पूरी हो चुकी है, 9:03 हो चुके हैं। तो हस्तक्षेप में आज मैं अपने सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चुनौती का सामना करना जानता है और हर चुनौती में जीत भी हासिल करता है। हम कोरोना की जंग भी लड़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन में आज से आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक के जरिए उद्घाटन किया और अपनी बात रखी। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है, वो दुनिया के विकास और भलाई में योगदान देता आया है और देना जानता है। किसी भी तरह की चुनौती हो हम उसका सामना करना जानते हैं, ये चुनौती सोशल हो या इकोनॉमिक। उन्होंने कहा कि भारत में धरती को माता कहा जाता है, हम उसके बच्चे हैं। हमने लोगों को महामारी के दौर में सुविधाएं दी और राहत पैकेज जारी किया, एक ज़रूरतमंद तक पैसा पहुंचाने का काम किया। ये सब तकनीक के जरिए संभव हो पाया। हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल कंपनियों से अपील की है कि वे भारत में निवेश के लिए आगे आएं। यहाँ प्रतिभा और अवसरों की कमी नहीं है। एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं। डिफेंस और स्पेस में कई रिफॉर्म किए हैं जिससे रोजगार बढ़ेंगे। तकनीक के मामले में भारत पहले से ही बेहद ताकतवर है। पीएम ने कहा कि भारत का फार्मा सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हम सस्ती और क्वालिटी की दवाएं बना सकते हैं, वैक्सीन भी बना सकते हैं। इससे विकासशील देशों को मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत से केवल घरेलू लोगों को ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को मदद मिलेगी। हमारे अभिवादन के तरीके नमस्ते को ग्लोबल लेवल पर स्वीकार किया गया है। भारत दुनिया में विकास और समृद्धि के मापदंड तय कर रहा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं और हर आपदा से उन्होंने आपदा को अवसर में बनाने की एक बेहतरीन मिसाल हर बार उन्होंने पेश की है। चाहे वो सीमा का विवाद हो, चाहे वो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक थी, चाहे पाकिस्तान का पुलवामा में हमला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम घटनाओं को लेकर उन्होंने आगे आने वाले समय में जो घटनाएं हुई उसके आगे आकर उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने की एक नज़ीर हर समय पेश करके दिखाया है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।